स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। वेल स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ लॉ BHU। दिस इज़ माय 16th लेक्चर एंड टाइटल है मर्डर। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत मर्डर को कैसे डिफाइन किया गया है और कैसे दंडनीय बनाया गया है और उच्चतम न्यायालय के क्या निर्णय हैं मर्डर को लेकर के, एंड कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में क्या डिफरेंस है, डेथ पेनाल्टी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के इसमें बात करेंगे। डेथ पेनाल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर किस केस में कहा गया कि डेथ पेनाल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दिया जाना चाहिए, और आजीवन कारावास एक नियम के रूप में होना चाहिए जबकि मृत्युदंड आपराधिक परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में दिए गए निर्णय के आलोक में देखने का प्रयास करेंगे कि मर्डर की केस में, हत्या की केस में डेथ पेनाल्टी तभी दी जाए जब वह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है। कौन से ऐसे मामले होंगे उसको भी इस लेक्चर के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। मैं विस्तार से उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले लेते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101 के अंतर्गत मर्डर की डिफिनीशन। किसके अंतर्गत किन किन कार्यों को, किन किन कृत्य को मर्डर की श्रेणी में रखा जाएगा, तो आप स्क्रीन पर देखें। मैंने लिखा है कि धारा 101 आपराधिक, धारा 101 BNS के अनुसार आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह मृत्यु कारित करने के आशय से की गई है। दूसरा है ऐसी शारीरिक क्षति जिसे करने वाला जानता है कि उससे मृत्यु हो सकती है। ऐसी शारीरिक क्षति, बॉडीली इंजरी, जिससे करने वाला जानता है कि इससे मृत्यु हो सकती है। तीसरा है ऐसी शारीरिक क्षति जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। अतः ऐसी जो बॉडीली इंजरी है, जो यूजुअली जो ऐसी शारीरिक क्षति जो प्रकृति के सामान्यतः ऐसी शारीरिक क्षति मृत्यु करने के लिए पर्याप्त हो। और चौथा है कि ऐसा कार्य इस ज्ञान से कार्य कि इतना आसन संकटपूर्ण है, उतना डेंजरस है कि इट इज़ सो डेंजरस कि उससे मृत्यु होगी, निश्चित रूप से उस कार्य का अनध संभाव्य परिणाम, हाईली जो प्रोबेबिलिटी है उससे मृत्यु होगी, तो उसे हत्या की कैटेगरी में रखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101 के अंतर्गत 4 परिस्थितियों में कारित की गई मृत्यु को हत्या माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला जो है जहाँ पे आपराधिक मानववध साहस्य किया जाए, अर्थात जो फर्स्ट कैटेगरी रखी गई है उसमें इंटेंशनल किलिंग है। अब आपराधिक मानव, प्रत्येक हत्या में आपराधिक मानववध निहित है, परंतु प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या होगा यह आवश्यक नहीं है। तो यह प्रायः ऐसे मुख्य परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि प्रत्येक हत्या में आपराधिक मानववध सम्मिलित है, परंतु प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता। टिप्पणी करें तो हमें उसमें केवल उन्हीं आपराधिक मानववध को हत्या के रूप में माना जाना चाहिए जो धारा 101 BNS 2023 के अंतर्गत बताया गया। प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या की कोर्ट में नहीं आता। ठीक इसके पहले का जो व्याख्यान मेरा था, मैंने उसमें बताया कि आपराधिक मानववध जो धारा 100 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है और जो धारा 101 के 5 अपवाद आते हैं, उन 5 अपवादों को भी आपराधिक मानववध माना जाता है। तो इसलिए प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध है और हत्या को आपराधिक मानववध के माध्यम से ही परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब होगा, जब मृत्यु कारित करने के आशय से व्यक्ति पर हमला किया गया हो और साशय मृत्यु कारित किया जाना। दूसरा है कि व्यक्ति को जानकारी है कि उसके कार्य से मृत्यु होना निश्चित है, जो वह कार्य कर रहा है उसमें मृत्यु का होना निश्चितता है, तो वह कार्य हत्या की कोर्ट में आएगा। तीसरा है कि जहाँ पर
ऐसी शारीरिक क्षति हो जिससे सामान्यतः व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाए, इसको भी हत्या की कैटेगरी में रखते हैं। 4 ऐसे कृत्य हैं जिसको हत्या की कैटेगरी, हत्या की श्रेणी में रखा गया है। अब एक एक कर इसको विस्तार से समझते हैं। जो धारा 101 के अंतर्गत, जो धारा 101 का प्रथम खंड है जिसमें साहस्य मृत्यु कारित करना ये हत्या माना जाता है, उसको कैसे समझेंगे? दृष्टांत या उदाहरण के रूप में समझें कि जहाँ पे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के बाद शरीर के कई टुकड़े किए जाएं, पीस के कई टुकड़े करके, बॉडी को कई टुकड़े करके, प्राय आप देखते होंगे समाचार पत्र या मीडिया के माध्यम से कि किसी की मृत्यु हुई और उसको बॉडी, शरीर के कई टुकड़े काट करके बॉक्स में या ड्रम में भर के उसको फेंका गया। तो यह जो किलिंग है, यह मानववध, इस मानववध में रंच मात्र का भी डाउट नहीं है, संशय नहीं है कि ये मानववध हत्या की कोट में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो किलिंग हुई है इसमें व्यक्ति का आशय स्पष्ट हो रहा है और आशय उस समय, जिस समय तक वह मृत्यु कारित हुई, हो सकता है कि उसका आपराधिक मानववध रहा हो, आपराधिक मानववध के लिए दंडित किया जाए। लेकिन जैसे मृत्यु कारित करने के तुरंत पश्चात उस मृतक शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित किया जाए, इसका मतलब कि उसका जो ड्यूबियस हो गया, उसका जो इंटेंशन है वह उसी क्षण स्पष्ट हो गया कि अब ये मारने का, बिल्कुल इसका हत्या करने का ही इरादा है और ये इंटेंशनल किलिंग है। अर्थात मस्तिष्क की वह दशा जो उस अपराध को, जो मृत्यु कारित करने के लिए प्रेरित करती है और इस विभत्स तरीके से मृत्यु कारित की जाए, तो वहाँ पर साहस्य मृत्यु कारित की गई है, हत्या की गई है। इसको न्यायालय निष्कर्ष निकाल सकता है और दंडित कर सकता है। दूसरा देखें, धारा 101 का दूसरा जो खंड है, ऐसी शारीरिक क्षति करने वाला जानते हुए करता है, मतलब बॉडीली इंजरी ऐसी करे, ऐसी शारीरिक क्षति कारित की गई हो जिससे करने वाला जानता हो कि ऐसे जगह मारेंगे तो मृत्यु हो सकती है। ये सामान्यतः, जैसे हम उदाहरण के रूप में समझाने के लिए लेते हैं डॉक्टर का, जैसे चिकित्सक के द्वारा शरीर के उसी भाग पर प्रहार करना जो बीमारग्रस्त हो। यहाँ पर आशय, इंटेंशन भी और ज्ञान दोनों है, अतः यह हत्या का इंटेंशन प्लस नॉलेज टू किल, जहाँ पर आशय भी है और उसको ज्ञान है कि शरीर में इस मरीज का पेट में कोई बीमारी है और सर्जन ये जानता है कि किसी बात को लेकर के कि इसकी पेट में ऐसी बीमारी है जिसके थोड़ा सा भी प्रहार करने पर इसकी मृत्यु हो सकती है, और चिकित्सक के द्वारा मरीज के शरीर के उसी भाग पर जो मरीज का शरीर है, मतलब बीमारग्रस्त है, तो वहाँ पर प्रहार करना, मतलब चिकित्सक जानता है कि ऐसी शारीरिक क्षति मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है और उसका आशय भी है मारने से। अगर वह ऐसा कोई मामला प्राय हम देखते हैं कि इलाज के दौरान मरीज और मरीज के अटेंडेंट के द्वारा अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, डॉक्टर के साथ मारपीट की गई, ऐसी स्थिति में यदि चिकित्सक की तरफ से प्रहार किया जाए मरीज के उस शरीर के उस भाग पर जो इंजर्ड है, जिसमें क्षति, तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि उसका इंटेंशन प्लस ज्ञान, नॉलेज से तात्पर्य यहाँ पे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य के स्वाभाविक परिणाम को जानता है कि वह जो कार्य कर रहा है उस कार्य का रिजल्ट क्या होगा। यह प्रत्येक व्यक्ति, कानून, लॉ ये प्रिज्यूम करती है कि एवरी पर्सन हैज़ नॉलेज, किस प्रत्येक व्यक्ति के पास ज्ञान है कि व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, उसके कृत्य का क्या परिणाम, स्वाभाविक परिणाम होगा। प्रत्येक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य के स्वाभाविक परिणाम को जानता है। तो ऐसी स्थिति में आशय और ज्ञान यदि दोनों स्पष्ट हैं, किए गए कार्य के तरीके के आधार पर न्यायालय निष्कर्ष पहुंच सकता है कि जहां कोई व्यक्ति यह जानते हुए शरीर पर प्रहार करता है वहां पर यह हत्या माना जाएगा, मर्डर माना जाएगा। तीसरा आप देखते हैं कैटेगरी, ऐसी शारीरिक क्षति, स्क्रीन पर देखें, ऐसी शारीरिक क्षति जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। उन्हें लिखा है कि ऐसी बॉडीली इंजरी जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए सफिशिएंट है, जैसे शस्त्र की मारक क्षमता, जैसे तलवार से गर्दन पर प्रहार करना, छड़ी से प्रहार करना, ये आपराधिक मानव की कैटेगरी, ये आपराधिक मानववध होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। तीसरा मैंने लिखा है कि आसन्न संकटपूर्ण कार्य की भीड़ पर गोली चलाना, यहाँ मृत्यु निश्चित है, यह हत्या होगा। तो ऐसी शारीरिक क्षति जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है
उसे हत्या की श्रेणी में माना जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति भीड़ में तलवारबाजी करता है, भीड़ में तलवार चलाता है, मतलब कानून ये प्रिज्यूम करती है, विधि ये उद्धारित करती है कि उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य से वह व्यक्ति को इस बात का ज्ञान है कि जो तलवार है, धारदार तलवार, उसकी मारक क्षमता ऐसी है कि यदि किसी भी व्यक्ति को लगेगी, यद्यपि तलवार घुमाने वाले व्यक्ति का किसी व्यक्ति को मारने का इरादा न भी हो, तो भी यदि तलवार से किसी व्यक्ति का गर्दन कट जाता है तो कानून ये मानती है कि जिस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग व्यक्ति कर रहा था वह व्यक्ति उस अस्त्र शस्त्र की क्षमता के विषय में नॉलेज ज्ञान रखता है। और भीड़ में तलवार का घुमाया जाना यह निश्चित है कि किसी को लगेगा तो उसकी मृत्यु उस धारदार हथियार से हो सकती है। यहाँ पे उस धारदार तलवार से कोई किसी का गर्दन कटता है तो ये कानून ये प्रिज्यूम करती है, कानून मानती है कि ऐसी सारी क्षति सामान्यतः मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होती है और पर्याप्त है। यदि मृत्यु हो जाए तो निश्चित रूप से उस कार्य को हत्या की कोर्ट में रखते हैं, मर्डर मानते हैं। चौथा जो कंटेंट इसका है, वह है इसी को मैंने इसी में लिख दिया है। चौथा तत्व है, देखें स्क्रीन पर, आसन्न संकटपूर्ण कार्य। कि आसन्न संकटपूर्ण मतलब होता है कि इतना कार्य इतना संकटपूर्ण, इतना डेंजरस है, इतना खतरनाक है कि उस कार्य से मृत्यु होना निश्चित है। जैसे भीड़ पर गोली चलाना, भीड़ पर यदि गोली चलाई जाए और उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो जो गोली की क्षमता है उसके आधार पर लॉ प्रिज्यूम करती है, कानून ये मानती है कि किया गया कार्य इतना खतरनाक था कि उससे मृत्यु होनी निश्चित थी, कि अगर गोली लगेगी किसी को तो उससे मृत्यु होना निश्चित है, क्योंकि वह उस अस्त्र शस्त्र की मारक क्षमता है। इसलिए यद्यपि गोली चलाने वाला व्यक्ति न्यायालय में कहता है कि उसका मारने का किसी का इरादा नहीं था, किसी को मृत्यु कारित करने का इरादा नहीं था, लेकिन केवल इतना ही साबित हो जाए कि व्यक्ति अपने लाइसेंसी बंदूक से या पिस्टल से भीड़ पर गोली चलाई, जिस फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, यद्यपि उसका इरादा मारने का न रहा हो, कानून ये कहती है कि उसके द्वारा किया गया कार्य इतना संकटपूर्ण था, इतना खतरनाक था कि उस कृत्य का संभावित परिणाम नहीं, उस कृत्य का निश्चित परिणाम मृत्यु था, कि अगर गोली लगेगी तो यहाँ पे मृत्यु का होना निश्चित है। और अगर मृत्यु हो गई तो ऐसे कार्य को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101 के अंतर्गत हत्या मानते हैं। जो दृष्टांत दिया गया है धारा में, जो उदाहरण दिया गया है उस धारा में, जो दृष्टांत उदाहरण के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया गया है, उसको मैं अगर उद्धृत करूं यहाँ पे, तो उसमें लिखा है कि बिना किसी उद्देश्य के, किसी को मारने का इरादा न रखते हुए भीड़ पर गोला दागता है, भीड़ पर गोली चला देता है या टैंक से गोला दाग देता है। सेना का एक कर्मचारी तोप का मतलब जो टैंक है उसका मुंह एक रिहायशी इलाके की तरफ घुमा देता है, और जो रेजिडेंशियल एरिया है, छावनी क्षेत्र के सैनिक छावनी क्षेत्र के बगल में जो रिहायशी एरिया है, उधर उसका टैंक करके और उसमें से गोला दाग देता है। गोला निकलने टैंक की जो गोली है उसकी जो क्षमता है कि उसमें मृत्यु की संभावना नहीं है, क्योंकि टैंक के जो टैंक से निकली हुई गोली है उसकी जो क्षमता है उस पर किसी को भी संदेह नहीं है कि उस निकली हुई गोली से किसी की मृत्यु निश्चित है। और यदि रिहायशी एरिया का कोई व्यक्ति मरते हैं तो निश्चित रूप से वह सैन्यकर्मी, सेना का वह कर्मचारी, यद्यपि किसी को मारने का इरादा न रखता हो, उसका कोई आशय न हो मारने का, लेकिन उसके द्वारा किया गया कार्य इतना खतरनाक है जिससे कि अगर मृत्यु हो जाए तो ऐसे कार्य को कानून हत्या की श्रेणी में रखती है और उस सैनिक के ऊपर हत्या का मुकदमा और हत्या के लिए दोषित किया जाएगा। तो ये ऐसे कुछ उदाहरण और दृष्टांत हैं जिसके माध्यम से भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 के अंतर्गत आपराधिक मानववध को हत्या की कैटेगरी में रखा गया है। अब देखें इसके पश्चात मर्डर के मामले में जो पनिशमेंट है, हत्या के मामले में दंड
2 है मृत्युदंड है और आजीवन कारावास है। अब इतना ही केवल लिखा था पहले भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 में कि जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है वह हत्या का अपराध करता है और हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। तो न्यायालय मृत्युदंड हत्या के मामले में मृत्युदंड देने के लिए भी स्वतंत्र है और आजीवन कारावास भी देने के लिए स्वतंत्र है, डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि उस मामले में तथ्य और परिस्थितियाँ क्या थी उसको ध्यान में रखते हुए उसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में पूरे देश में जो ट्रायल कोर्ट हैं, विचारण न्यायालय हैं, उनमें एकरूपता नहीं थी। किसी ट्रायल कोर्ट के द्वारा मर्डर के मामले में डेथ पेनाल्टी मृत्युदंडादेश दे दिया गया, किसी भी हत्या के मामले में आजीवन कारावास दिया गया। इसको दूर करने के लिए और एकरूपता लाने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा पहली बार 1980 में एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, जिसको आप स्क्रीन पर देखें। मैंने लिखा है, केस का नाम लिखा है और सिद्धांत का नाम लिखा है। सिद्धांत को लिखा है डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर, इसको बोलते हैं विरल से विरलतम का सिद्धांत। विरल से विरलतम का सिद्धांत, रेयरेस्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर। किस केस में कहा गया? पहली तरफ मैंने एक तरफ केस लिखा है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज, AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट। ये बच्चन सिंह के केस में इस सिद्धांत को विकसित किया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है? मैंने दूसरी तरफ लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि आजीवन कारावास एक नियम है और मृत्युदंडादेश विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए। और ऐसा माना गया कि इस सिद्धांत को विकसित करने में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने सुधारात्मक दंड के सिद्धांत को अपनाया। सुधारात्मक दंड का सिद्धांत जो है, जो रिफॉर्मेटिव थियरी या पनिशमेंट है, उसके अनुसार प्रत्येक अपराधी को उसके द्वारा किए गए अपराध का यदि वह प्रायश्चित करना चाहता है तो उसे प्रायश्चित करने के लिए एक बार सुधरने का अवसर जरूर प्रदान किया जाना चाहिए। और वह इसलिए है कि यदि किसी भी व्यक्ति को, बड़े से बड़े अपराधी को यदि एक अवसर प्रदान किया जाए, सुधरने का अवसर प्रदान किया जाए, तो वह समाज की मुख्य धारा में सदाचारी जीवन व्यतीत करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक केस में एक कोट किया गया, कोटेशन है जिसको मैं रेफ़र कर रहा हूँ कि आई बिलीव इन वाल्मीकि ऑपरेशन, मैं वाल्मीकि ऑपरेशन में विश्वास रखता हूँ। प्रत्येक अपराधी का अतीत होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से प्रत्येक संत का एक भविष्य होता है, वैसे ही प्रत्येक अपराधी का एक चरित्र होता है, अपराधी का अतीत होता है, इतिहास होता है। अर्थात यदि अपराधी को भी अवसर प्रदान किया जाए, सुधरने का अवसर दिया जाए, तो वह भी एक सच्चे नागरिक के रूप में प्रायश्चित करने की भावना से पुनः अपने आप को अपराध की दुनिया छोड़कर समाज में मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकता है। तो इसलिए सुधारात्मक सिद्धांत की यह मान्यता है कि अपराधी को भी एक सुधरने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसी सुधारात्मक सिद्धांत की धारणा से प्रेरित होकर के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जो प्रोबेशन परिवीक्षा के कॉन्सेप्ट दिया गया, या जो परिवीक्षा अधिनियम है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, कि अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ा जाए, सदाचारी जीवन व्यतीत करने के लिए उनको छोड़ा जाए, डांट डपट करके छोड़ा जाए। यह उन्हीं सिद्धांतों के तहत, इसी सुधारात्मक दंड के सिद्धांत पर आधारित ये विधिक प्रावधान किए गए हैं कि अभियुक्त दोषसिद्धि के पश्चात न्यायालय, अभियुक्त को लगता है कि अभियुक्त ने पहली बार अपराध किया है, तो अभियुक्त को प्रथम कोटि का अपराधी मानते हुए, फर्स्ट डिग्री ऑफेंडर मानते हुए, उसे न्यायिक निगरानी में सदाचारी जीवन व्यतीत करने के लिए परिवीक्षा पर, प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाए, उसे जेल न भेजा जाए। तो ये एक सिद्धांत सुधारात्मक दंड के सिद्धांत के। अब इस केस में बच्चन सिंह का केस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इसलिए है मर्डर के चैप्टर में कि बच्चन सिंह केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया 1980 में कि हत्या के मामलों में आजीवन कारावास एक रूल है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज अ रूल एंड डेथ पेनाल्टी इज एन एक्सेप्शनल, and death penalty should be awarded by the court
इन एक्सेप्शनल केसेज, आपवादिक मामलों में ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। आजीवन कारावास, हत्या के मामलों में आजीवन कारावास एक नियम हो और मृत्युदंड आपवादिक परिस्थितियों में ही अभियुक्त को दिया जाए। अब इस 1980 में बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित रेरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत को भारतीय न्यायिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई कि अब पूरे भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय एक मिरर का काम करेगा, एक दर्पण का कार्य करेगा कि जब भी कभी अधीनस्थ न्यायालय हत्या के मामले में अभियुक्त को दंड देने की दंड देने के लिए अग्रसर होंगे तो उस विचार न्यायालय न्यायाधीशों के मस्तिष्क में रंच मात्र का संदेह नहीं होगा कि जो डेथ पेनाल्टी है वह विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि विरल से विरल मामले कौन से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे हत्या जिन परिस्थितियों में मृत्यु कारित की गई है उन परिस्थितियों में मृत्यु की जो विभत्सता है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम है, हीनियास्टी ऑफ जो किलिंग है, जिस जघन्यता से हत्या की गई है, जिस तरीके से मृत्यु कारित की गई है, उन तरीकों के आधार पर कोई स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति भी विचलित हो जाए और यह कहे कि यह जघन्य हत्या है, उस जघन्य हत्या की स्थिति में मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए, आजीवन कारावास नहीं। मृत्यु की जघन्यता और मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केस टू केस वेरी करेगा। परंतु फिर भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा न केवल डॉक्ट्रिन ऑफ रेरेस्ट ऑफ रेयर को प्रतिपादित किया, विरल से विरलतम सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, बल्कि एक दिशा निर्देश भी दिया गया कि उन परिस्थितियों को रेरेस्ट ऑफ रेयर माना जाए जहां पर अपराधी के द्वारा एक ही परिवार के पूरे सदस्यों की हत्या कर दी गई हो, उस केस को रेरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में मानते हुए और अभियुक्त के लिए केवल एक दंड हो हत्या का, उसमें मृत्युदंड हो। जहां पर अपराधी के द्वारा किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या कर दी गई हो, प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई हो, मुख्यमंत्री की हत्या कर दी गई हो, वहां पर ऐसे मामले को रेरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में मानते हुए हत्यारे को मृत्युदंड दिया जाना उचित होगा। तीसरा, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह भी विचार व्यक्त किया गया कि जहां पर अपराधी के द्वारा जातीय संघर्ष में किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष को समाप्त कर दिया गया हो, वहां पर ऐसे मामले को जघन्य से जघन्यतम मानते हुए विरल से रेरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए अपराधी को मृत्युदंड दिया जाना न्यायोचित होगा। जहां पर किसी धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर अगर जाति हिंसा में पूरे के पूरे गांव को समाप्त कर दिया जाए, पूरी की पूरी जनसंख्या वर्ग विशेष को ही मार दिया जाए, वहाँ पे जातीय नरसंहार की स्थिति में ऐसे मामले को रेरेस्ट ऑफ रेयर, जघन्य से जघन्य हत्या मानते हुए, अपराध मानते हुए हत्यारे को मृत्युदंड दिया जाए और आजीवन कारावास न दिया जाए। तो मृत्युदंडादेश दिया जाना न्यायोचित होगा। और यह लिस्ट चूँकि एग्जॉस्टिव अंतिम नहीं है, इसमें समय समय पर संशोधन हो सकते हैं। तथ्यों परिस्थितियों को प्रायः आप मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से सभी छात्र ये देख रहे होंगे कि विगत कई वर्षों में मॉब लिंचिंग के द्वारा लोगों को मारा जाना या किसी विवाह में प्रेमिका के द्वारा अपने पति को ही, प्रेमी से मिल करके उसके अपने पति को ही मारना, उसकी मृत्यु हत्या करना और उसके शव को कई टुकड़ों में करके कहीं फेंकना, ऐसी जो घटनाएं हैं जिससे जो व्यक्ति के दिलो दिमाग को, मस्तिष्क को प्रभावित कर दे, जघन्यता के आधार पर, विभत्सता के आधार पर, ऐसे मामले रेरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में ही माने जाएंगे और उसमें कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंडादेश ही एकमात्र विकल्प दिखता है। रेरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्ष 1980 में विकसित किया गया। आप सभी छात्र जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय भारत में स्थित सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। तो जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा वह अधीनस्थ न्यायालय उसको मानने के लिए बाध्य हैं। अब अगर अधीनस्थ न्यायालय विचार न्यायालय के समक्ष हत्या के मामले आते हैं
और मर्डर इस प्रकार से किया गया है कि जहाँ पर अपराधी एक ही परिवार के सभी सदस्यों को, छोटे बच्चे बड़े सभी को मार दिया है, वहाँ पर विचारण न्यायालय उस केस को जघन्य मानते हुए, रेरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए अपराधी को मृत्युदंड देगा और मृत्युदंड दिया जाना उचित होगा। अब इसी सिद्धांत के आधार पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को मृत्युदंडादेश दिया गया। किस केस में? अगला उसको स्क्रीन पर देखें। मैंने इस केस को लिखा है, आप सभी। मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, AIR 1983 1983, सुप्रीम कोर्ट। यह सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आप इसको स्क्रीन पर देखें। तथ्य को मैंने संक्षेप में लिखा है। अभियुक्त के द्वारा एक ही परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी जाती है। ये 1980 में सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया और 1983 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष ये मामला अपील के माध्यम से आता है। अब सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या यह विरल से विरल मामला माना जाए। और मैंने दूसरी तरफ देखिए इसकी स्लाइड में लिखा है कि ऐसे केस को, इस केस को विरल से विरलतम मानते हुए, रेरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में मानते हुए, इस सिद्धांत को सबसे पहली बार इसी केस में लागू किया गया। अब प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित विरल से विरलतम सिद्धांत को सर्वप्रथम लागू किया गया, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जो लागू किया गया वह मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस है, क्योंकि ये सिद्धांत विकसित किया गया 1980 में, 1980 में, और ठीक जो है 3 वर्ष पश्चात ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आता है, जिसमें मच्छी सिंह अभियुक्त के ऊपर, मच्छी सिंह अभियुक्त और उसके सहयोगियों पर यह आरोप था कि इन लोगों ने मिल करके अपने गांव के ही समीप के परिवार के ही कई सदस्यों को, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी सम्मिलित थीं, उनकी हत्या कर दी थी। साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि जिन बच्चों को मारा गया, जिन महिलाओं को मारा गया, बेकसूर बच्चों को मारा गया, यह जघन्य हत्या है और यह रेरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है। और एक परिवार के ही कई सदस्यों को मारा गया, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम भी इसका ज़्यादा है। इसलिए एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए, जिससे कि अभियुक्त को और जिससे न केवल अभियुक्त बल्कि समाज को एक संदेश जाए कि ऐसी परिस्थितियों में अगर अपराध किया जाएगा तो इसका केवल एक दंड होगा और वह होगा मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। तो इस केस में पहली बार उच्चतम न्यायालय के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ रेरेस्ट ऑफ रेयर को लागू करते हुए अभियुक्त को मृत्युदंडादेश दिया गया। तो दो केस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहीं पर एक केस उद्धृत करना आवश्यक होगा। आप स्क्रीन पर देखें, मच्छी सिंह की ही केस में अगर मैं इसमें स्क्रीन पर ही लिख दूं, ये सभी छात्र एक घटनाक्रम को, निर्भया केस, एक निर्भया मामला एक घटित हुआ वर्ष 2012 में, दिसंबर 2012 में, और बहुत ही ये महत्वपूर्ण केस है, मामला है, जिसमें कि वर्ष 2012 में एक बालिका के साथ गैंग रेप किया गया, सामूहिक बलात्संग किया गया और उस गैंग रेप के पश्चात उस बालिका की निर्मम हत्या कर दी गई। अब तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, उन साक्ष्यों के आधार पर निर्भया केस में विचारण न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के द्वारा बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में प्रतिपादित विरल से विरलतम सिद्धांत को, डॉक्ट्रिन ऑफ रेरेस्ट ऑफ रेयर को अप्लाई करते हुए सभी अभियुक्तों को मृत्युदंडादेश सुनाते हुए, कैपिटल डेथ पेनाल्टी सुनाते हुए दोषी सिद्ध किया। हाई कोर्ट के द्वारा भी उस मामले की पुष्टि की गई और जब उच्चतम न्यायालय में वह मामला अपील के लिए गया तो उच्चतम न्यायालय ने भी अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए सभी अभियुक्तों को इस मामले को जघन्य से विरलतम मामला मानते हुए, एक्सेप्शनल केस मानते हुए सभी के मृत्युदंडादेश की पुष्टि की, सभी के डेथ पेनाल्टी की पुष्टि की। तो एक हाल में इस प्रकार का एक मामला आया जिसमें कि सभी अभियुक्तों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, डेथ पेनाल्टी दी गई। नेक्स्ट अब देखते हैं, मैंने लिखा है स्क्रीन पर देखें, रेरेस्ट ऑफ रेयर के मानदंड क्या हैं, क्या पैरामीटर है इसके रेरेस्ट ऑफ रेयर के।
तो इसको हमने दो तरफ लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया कि जहां अभियुक्त ने एक ही परिवार के बच्चों को, वयस्कों को, वृद्धों को सभी की हत्या कर दी है, हत्या कर दे, जातीय नरसंहार के मामले, समुदाय विशेष का नरसंहार मार देना। दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि राष्ट्राध्यक्ष की हत्या कर देना, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की हत्या करना। ये सभी इस प्रकार के जो कृत्य होंगे वे कृत्य विरल से विरलतम मामलों की कैटेगरी में आएंगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानते हुए ट्रायल कोर्ट डेथ पेनाल्टी, मृत्यु दंडादेश देता है, तो ये न्यायोचित माना जाएगा। अब यह कोई, जैसा कि मैंने बताया, यह कोई लिस्ट कंप्लीट नहीं है। इससे भी अगर कोई जघन्य हत्या हो रही है तो उसको भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखते हुए ट्रायल कोर्ट डेथ पेनाल्टी दे सकता है, मृत्यु दंडादेश दे सकता है और उसे उचित माना जाएगा, न्यायोचित कहा जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं आपराधिक मानववध और हत्या में डिफरेंस क्या है। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है, तो इसे आप स्क्रीन पर देखें। इसको लेकर के एक सबसे महत्वपूर्ण केस है, इस केस को मैं स्क्रीन पर ही लिख दूं, आर वर्सेस गोविंदा की केस है। आर वर्सेस गोविंदा 1888 बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट। सर्वप्रथम बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस मेलविल के द्वारा आर बनाम गोविंदा के वाद में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्थापित किया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः इस पर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्थापित किया गया। तो ये फर्स्ट केस है जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का नाम भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है, तो जस्टिस का नाम इसमें जस्टिस मेलविल है। तथ्य क्या था, जैसे आर बनाम गोविंदा की केस में गोविंदा को अपनी ही पत्नी की हत्या के लिए अभियोजित किया गया था। गोविंदा के ऊपर आरोप था कि वह अपनी पत्नी को धक्का देता है, पत्नी जमीन पर गिर जाती है और पत्नी के सीने पर वह प्रहार करता है, जिससे कि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण, ब्लीडिंग होने के कारण, रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब गोविंदा को गिरफ्तार किया जाता है। न्यायालय के समक्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय को निष्कर्ष निकालना है कि क्या गोविंदा को अपनी पत्नी की हत्या के लिए दंडित किया जाए या उसे अपनी पत्नी की आपराधिक मानववध के लिए दोषी किया जाए। तो जस्टिस मेलविल का वह विचार बहुत ही प्रासंगिक, आज ही प्रासंगिक है कि जहाँ पर एक व्यक्ति, एक पति अपनी पत्नी को धक्का देता है और जिससे पत्नी गिर जाती है और पत्नी के सीने पर मुष्टिका से, हाथ से प्रहार करता है और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर जस्टिस मेलविल, बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस मेलविल का यह विचार कि उस व्यक्ति के द्वारा, आर गोविंदा के द्वारा अपनी पत्नी पर किया गया प्रहार, शारीरिक प्रहार, सामान्य अनुक्रम में ऐसी शारीरिक क्षति सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मतलब किसी व्यक्ति के मतलब हाथ से प्रहार करना और उस प्रहार करने से मृत्यु हो जाना, यह ऐसी शारीरिक क्षति इतनी पर्याप्त नहीं है जिससे मृत्यु होनी निश्चित हो। अतः यह आपराधिक मानववध माना जाएगा, हत्या नहीं है। और इस आधार पर गोविंदा को अपनी पत्नी की आपराधिक मानववध के लिए दोषी की गई और बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोविंदा की सज़ा को कम कर दिया, अर्थात हत्या न मानते हुए आपराधिक मानववध माना। और आपराधिक मानववध में जैसा आप सभी जानते हैं कि पनिशमेंट कम है। अब इसमें अंतर क्या है, इसको आप स्क्रीन पर देखें। मैंने ये तो केस बताया और केस के बाद अब जो शब्दावली यूज की गई है दोनों धाराओं के अंतर्गत, उस शब्दावली के आधार पर अंतर क्या है। तो एक तरफ लिखा हुआ है कि ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होनी संभाव्य है। संभाव्य का मतलब पॉसिबिलिटी है, संभावना है। जैसे सर पर छड़ी से प्रहार करना,
यह अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो छड़ी माना जाता है कि स्टिक या डंडे का प्रहार इतना नहीं है जिससे मृत्यु, इतना पर्याप्त क्षति नहीं होती कि उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। लेकिन डंडे से, छड़ी से सर पे प्रहार किया और सर में कहीं चोट लग गई, अंदरूनी ऐसी चोट लगी जिससे कि अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाती है, रक्तस्राव होता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यह एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे की मृत्यु कारित की गई है, मानववध तो है, लेकिन अब इसे हत्या माना जाए कि आपराधिक मानववध माना जाए, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चूंकि शारीरिक क्षति इतनी पर्याप्त नहीं है कि स्वस्थ व्यक्ति भी उतनी प्रहार से मर सकता है, परंतु जो कार्य है, जो छड़ी है, वह प्रहार से मृत्यु होनी संभाव्य है और मृत्यु हो जाए तो यह कल्पेबल होमिसाइड माना जाता है कि आपराधिक मानववध है। वहीं पर दूसरी तरफ है कि अगर शरीर पर तलवार से प्रहार किया जाए, धारदार हथियार से प्रहार किया जाए जिससे कि व्यक्ति का सर कट जाए, धड़ अलग हो जाए, तो तलवार की जो क्षमता है, इस ऐसी क्षति है, तलवार से जो कारित क्षति है, उससे मृत्यु का होना निश्चित है। अगर वह शरीर के महत्वपूर्ण किसी भाग पर लग गया तो वहाँ पर ऐसी जो शारीरिक क्षति है वह मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त मानी जाती है और यह हत्या की श्रेणी में आएगा। इसको दूसरे रूपों में समझा जाए, जैसे कि भीड़ में किसी व्यक्ति के द्वारा अपना ही हाथ बहुत तेज़ी से घुमाना और हाथ से किसी के सर पे चोट लग जाना और वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का गिर जाना और मर जाना, तो ये माना जाएगा कि हाथ से जो हाथ का घुमाना और हाथ की जो चोट है उससे किसी व्यक्ति की वह चोट इतनी पर्याप्त नहीं है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होनी निश्चित है। लेकिन चूंकि प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह भीड़ में या अपने द्वारा किए गए कार्य के प्रकृति और परिणामों को समझता, लापरवाह न हो, और अगर वह हाथ घुमा भी रहा है तो इतना तेज़ी से न घुमाए जिससे किसी को चोट लगे। तो यहाँ पर अगर हाथ घुमाने से सर में लगता है, सर पे चोट लगती है और व्यक्ति गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे आपराधिक मानववध का दोषी माना जा सकता है। परंतु दूसरी तरफ उसी केस में अगर भीड़ में कोई व्यक्ति गोली चला देता है तो गोली से जो लगने वाली क्षति है वह उससे मृत्यु होना निश्चित है। तो जो मृत्यु की संभावना है, जो की गई चोट है, कारित की गई चोट से अगर मृत्यु की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो यह आपराधिक मानववध होगा। और कारित की गई क्षति से अगर मृत्यु की निश्चितता है, मृत्यु होना निश्चित है, अगर मृत्यु की निश्चितता है तो यह हत्या मानते हैं, हत्या की कोर्ट में रखते हैं और न्यायालय उसी आधार पर आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्थापित करता है। दूसरा जो डिफरेंस है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा यह जानते हुए कार्य करना कि उससे मृत्यु हो सकती है, ज्ञान है, उसको नॉलेज है कि जो कार्य वह कर रहा है उससे मृत्यु होनी संभाव्य, पॉसिबिलिटी है, 50% 50 है, 50% मृत्यु हो भी सकती है और बच भी सकता है। तो जहाँ पे किए गए कार्य से व्यक्ति को संभावना मात्र है, पॉसिबिलिटी है कि मर भी सकता है और बच भी सकता है, और संभावना में व्यक्ति मर जाए, तो इसे हम आपराधिक मानववध की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि व्यक्ति जानते हुए सड़क पर गड्ढा खोद करके और उस पर जो है घास को बिछा देता है जिससे कि लोग यह विश्वास करें कि यहाँ गड्ढा नहीं बल्कि घास है, और एक व्यक्ति उसमें आकर गिर जाता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति ने गड्ढे खोदे हैं, गड्ढे का खोदना ज्ञान है, नॉलेज है, उसे इस बात का ज्ञान है कि गड्ढा इतना नीचे है कि अगर कोई व्यक्ति गिरेगा तो इसमें उसकी मृत्यु हो सकती है, कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववध माना जाएगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ किसी व्यक्ति का ज्ञान, जो नॉलेज है, वह इतना अनंत संभाव है कि जो वह कार्य कर रहा है वह जान रहा है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य इतना संकट, इतना खतरनाक है कि इस कार्य से मृत्यु होना निश्चित है। तो ज्ञान, यह नॉलेज जो है, यह उस कृत्य को हम हत्या की श्रेणी में मानते हैं, वह हत्या माना जाएगा। अर्थात जो डिग्री ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का जो ज्ञान की मात्रा है, अगर ये इतना नॉलेज, व्यक्ति को इतना ज्ञान है कि उस जो कार्य कर रहा है उससे मृत्यु होनी निश्चित है, तो ये मर्डर को मान लेंगे। और व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य से वो कार्य कर रहा है, जान रहा है कि मैं हाथ चला रहा हूँ, भीड़ में घुमा रहा हूँ, अगर किसी के मुंह पे लगेगा, नाक पे लगेगा, तो हो सकता है नाक की कोई नली या कोई वेंस नस फट जाए, उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो यहाँ पर यह आपराधिक मानववध माना जाएगा। लेकिन वहीं भीड़ पर तलवार को घुमाना, भीड़ में गोली चलाना, यह ऐसे कार्य हैं, कृत्य हैं जिससे मृत्यु का होना निश्चित है और ये हत्या की कोर्ट में रखा जाएगा। तो इन दोनों में, आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर के लिए
मैंने आपको विस्तार से ये बताने का प्रयास किया है। अब इसमें बहुत से ऐसे केस हैं जिसको बताना यहाँ पे मर्डर के ही मामले में प्रासंगिक होगा। जैसे वासुदेव बनाम पेप्सुराज का मामला है कि वासुदेव के मामले में जहाँ पर कि सेना का एक कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात नशे की हालत में होकर के मदिरा का सेवन करके अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर के बगल के गांव में भोज में जाता है और बालक को किसी बात को लेकर के बालक से बहस हो जाती है और बालक के पेट में गोली मार देता है। यहाँ पर उस व्यक्ति वासुदेव के द्वारा यह बचाव लिया जाना कि मतता की स्थिति में होने के कारण, नशे की स्थिति में होने के कारण वह अपने कार्य की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ था, इसलिए उसके द्वारा किया गया कार्य क्षम्य कर दिया जाए। परंतु न्यायालय ने उसके तर्क को मानने से अस्वीकार कर दिया कि अभियुक्त का नशे में होने के बावजूद भी बालक से आवेशित होना और बालक के पेट में गोली मारना और गोली मारकर भागने का प्रयास करना, यह निश्चित रूप से नशे में होते हुए भी वह व्यक्ति अपने कार्य और प्रकृति के परिणामों को समझने में समर्थ था, इसीलिए भागने का प्रयास कर रहा था कि लोग उसको पकड़ न पाएँ और भाग जाए। इसलिए न्यायालय ने इन साक्ष्यों के आधार पर वासुदेव को आपराधिक मानववध का दोषी माना कि वह बालक के हत्या का दोषी है और उसे दोषी किया गया। तो ऐसी स्थिति में दूसरी बात मर्डर को लेकर के हत्या के मामले में आता है कि क्या मृत्युदंड अभियुक्त को हत्या के मामले में मृत्युदंड दिया गया और मृत्युदंड को एग्जीक्यूशन में विलंब किया जा रहा है। तो दो इस पर लीडिंग केस हैं। एक तो त्रिवेणी बेन बनाम गुजरात राज्य का केस है, दूसरा है टीवी वाथीश्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य। टीवी वाथीश्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य के केस में अभियुक्त को मृत्युदंडादेश दिया गया और मृत्युदंडादेश का क्रियान्वयन बहुत विलंब से किया जा रहा था, बहुत डिले किया जा रहा था। अतः अभियुक्त ने अपने मृत्युदंडादेश के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब की वैधता को, संवैधानिकता को चुनौती दिया कि मृत्युदंडादेश जिस व्यक्ति को दिया जाता है वह व्यक्ति, और न केवल वह व्यक्ति बल्कि उसके परिवार के सभी सदस्य जो उससे जुड़े हुए हैं, उनकी मृत्यु प्रतिदिन होती है जब तक कि उनको फांसी की सज़ा न दे दी जाए। अतः ऐसी स्थिति में प्रशासन के द्वारा मृत्युदंडादेश में किया गया अनावश्यक विलंब को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। उच्चतम न्यायालय के द्वारा मृत्युदंडादेश के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब मानते हुए अभियुक्त के मृत्युदंडादेश को आजीवन कारावास में बदल दिया और उच्चतम न्यायालय ने माना कि यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। एक दोषित व्यक्ति को भी गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और यहाँ पर अगर अनावश्यक विलंब किया जा रहा, अनड्यू डिले हो रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस में, तो यह संविधान के आर्टिकल 21 में प्रदत्त उसके गरिमा के साथ जीने के, दोषित कैदी को भी गरिमा के साथ जीने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है। अतः उसे दोषमुक्त तो नहीं किया जा सकता, परंतु उसकी फांसी की सज़ा को, उसके डेथ पेनाल्टी को, मृत्युदंडादेश को आजीवन कारावास में तब्दील किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसी केस को आधार मानते हुए त्रिवेणी बेन के मामले में भी त्रिवेणी बेन ने अपने मृत्युदंडादेश के क्रियान्वयन में विलंब को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देता है कि उसके मामले को भी आजीवन कारावास में, उसके मृत्युदंड के दंडादेश को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। परंतु न्यायालय ने उसके तर्क को मानने से इनकार कर दिया और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह कोई नियम नहीं है, यह प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है कि मृत्युदंडादेश को आजीवन कारावास में तब्दील किया जाए या अथवा नहीं। तो यह डिपेंड करता है कि डेथ पेनाल्टी तो है, लेकिन मृत्युदंडादेश के क्रियान्वयन में, एग्जीक्यूशन में अगर अनड्यू डिले हो रहा है तो उसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने पहले भी निर्णय दिया है, परंतु उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह कोई एक सर्वमान्य निर्णय नहीं कि सभी में इस रूल को लागू किया जाएगा। यह विशेष परिस्थितियों में मामले को देखते हुए इसको छूट दी जा सकती है, अभियुक्त को उसके मृत्युदंडादेश को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। दूसरा जो मर्डर का एक पहली बार मॉब लिंचिंग को भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई
अर्थात जहाँ पर अभियुक्त के द्वारा अभियुक्तों के द्वारा जाति धर्म के आधार पर, किसी भीड़ के द्वारा जातिगत आधार पर या धार्मिक आधार पर मृत्यु कारित की जाए, वहाँ पर सर्वप्रथम मीन्स भारतीय संसद के द्वारा पहली बार भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 101 की उपधारा 2 के अंतर्गत ही इसे ऐसे व्यक्तियों के समूह को, जिन व्यक्तियों के द्वारा जाति या धार्मिक आधार पर मृत्यु कारित की जाती है, उसे उन सभी व्यक्तियों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। प्रायः ऐसा, यह चूँकि यह एक समिति की सिफारिश भी थी कि भारत में विगत वर्षों में कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए जिसमें कि भीड़ के द्वारा जातीय संघर्ष में या धार्मिक आधार पर पीड़ित को भीड़ के द्वारा मार दिया गया। तो इस कार्य को जघन्य मानते हुए भारतीय संसद ने, यद्यपि कि मॉब लिंचिंग शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया उस धारा में, लेकिन केवल इतना लिखा गया है कि जहां पर 5 या 5 से अधिक सदस्यों से गठित समूह के द्वारा किसी व्यक्ति को जाति या धर्म के आधार पर ऐसी भीड़ के द्वारा मृत्यु कारित की जाती है, तो ऐसे समूह के सदस्यों को मृत्युदंड या जीवन कारावास से दंडित किया जा सकेगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये मामले मॉब लिंचिंग वाले ही केस हैं, जिसमें कि भीड़ जो है किसी आधार पर, मतलब भीड़ जो है वह इन दो जाति या धर्म के आधार पर प्रायः मारने का प्रयास करती थी और मृत्यु कारित कर देती थी। इस कार्य को जघन्य मानते हुए विधायिका ने मृत्युदंड और आजीवन कारावास जैसे कठोर दंड का प्रावधान किया है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात इस पर है मर्डर के केस में कि क्या डेथ पेनाल्टी को रिटेन किया जाए या डेथ सेंटेंस ख़त्म कर दिया जाए, केवल आजीवन कारावास रखा जाए। इसको लेकर के बहुत से मामले, बहुत से बहस मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में भी हुआ कि जो हत्या के केस हैं, हत्या के मामलों में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाए, आजीवन कारावास ही रखा जाए, अभियुक्त को आजीवन कारावास ही दिया जाए। परंतु भारतीय संसद के द्वारा और उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी, उच्चतम न्यायालय ने भी डेथ सेंटेंस को, डेथ पेनाल्टी को समाप्त न करने के विषय में अपना विचार व्यक्त किया है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, निर्भया इंसिडेंट या ऐसे निर्भया केस से के समान ही अन्य ऐसे मामले जिसमें कि पीड़ित अपराध रेप विक्टिम के ऊपर एसिड से अटैक किया जाता है, उसे मार दिया जाता है। तो भारत जैसे देश में ऐसी जो जघन्य अपराध हैं, जघन्य हत्याएं हैं, उसमें मृत्युदंड का रिटेन किया जाना, डेथ पेनाल्टी को बनाए रखना, यह प्रासंगिक है और व्यवहारिक भी है, क्योंकि यह एक प्रकार से अभियुक्तों और अपराधियों के मस्तिष्क में भय उत्पन्न करता है, जिससे कि वह उस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं कर पाते। इसलिए चूंकि दंड का उद्देश्य, पनिशमेंट का उद्देश्य ही है अपराधियों के मस्तिष्क में भय उत्पन्न करना, और मस्तिष्क में भय उत्पन्न करना, दंड का स्वरूप ऐसा हो कि अपराधी अपराध करने के पहले सोचे। इसलिए मृत्युदंड को एक पनिशमेंट के रूप में रखा गया है। तो यह डेथ पेनाल्टी, मतलब मृत्युदंड दिया जाए या मृत्युदंड समाप्त कर दिया जाए, इसको लेकर के भी जैसा कि मैंने आपको बताया, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किया गया है। दूसरा, जो मृत्युदंड, जो हत्या के मामले में, मर्डर के मामले में, ये तो हो गया कि मर्डर किसे कहेंगे। धारा 101 के अंतर्गत मर्डर का जो पनिशमेंट है, दंड है, वह लिखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कि किसी भी व्यक्ति को जो अपराध हत्या करता है उसे मृत्युदंडादेश दिया जाएगा, डेथ पेनाल्टी दिया जाएगा, और उसे तब तक रस्सी से लटकाया जाएगा जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। तो जो मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनाल्टी दिया गया है, उसको भी ये लिख दिया गया कानून में। अब इसको लेकर के उच्चतम न्यायालय के समक्ष केस आया दीना बनाम भारत संघ, जिसमें डेथ सेंटेंस की
संवैधानिकता को चुनौती दी गई कि जो मृत्युदंड दिया गया है यह असंवैधानिक घोषित किया जाए, क्योंकि इसमें अभियुक्त को पीड़ा बहुत होती है, इट्स वेरी पेनफुल। और इस मृत्युदंड के एग्जीक्यूशन के अन्य तरीके अपनाया जाए, जैसे कि विश्व के अन्य देशों में मृत्युदंडादेश के अन्य तरीके अडॉप्ट किए गए हैं, कहीं पर जहरीले इंजेक्शन लगा करके या उनके सर को धड़ से अलग करके, इस प्रकार के जो हैं जिसमें कि कष्ट बहुत कम होता है। परंतु वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया और निर्णित किया कि जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, जो चिकित्सीय साक्ष्य हैं, चिकित्सीय जो ओपिनियन विचार हैं, डॉक्टर की जो ओपिनियन है, वह यह है कि ऐसे जो भारत में मृत्युदंड के क्रियान्वयन का जो तरीका है वह सबसे कम कष्टदायी है, इसलिए इसे इसी रूप में अपनाया जाए और इसलिए उसको इसी रूप में अभी वर्तमान में उसको इस रूप में अपनाया गया है। तो इस प्रकार से मैंने मर्डर और हत्या, आप देखें स्क्रीन पर, आपराधिक मनोबल और हत्या में अंतर स्थापित करने के लिए मैंने केस के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अब हत्या से जुड़े हुए कुछ ऐसे मामले हैं, मर्डर से जुड़े हुए कुछ ऐसे मामले हैं जो केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक केस हुआ नैना साहनी मर्डर केस है। नैना साहनी मर्डर केस भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का माना जाना चाहिए। केस का नाम है एनसीटी दिल्ली मीन्स दिल्ली राज्य बनाम राकेश शर्मा। उसमें एक मतलब उस केस को नैना साहनी मर्डर केस के नाम से भी जानते हैं, तंदूर केस के नाम से भी जानते हैं। नैना साहनी मर्डर केस का जो साक्ष्य था कि नैना साहनी की हत्या उसके पति के द्वारा ही कर दिया गया और उसका पति जो कि तत्कालीन किसी राजनीतिक पार्टी का वह राजनेता था और दिल्ली में यह घटना, यह वारदात घटित हुई और वह उसे इस बात का, अभियुक्त को यह आभास हुआ कि उसकी पत्नी नैना साहनी का संबंध किसी अन्य पुरुष के साथ है और इस साक्ष्य के आधार पर कि उसने पुलिस को बयान दिया कि उसने घर में इंटरकॉम लगा रखे थे और उसने अपने पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ ऐसे संबंधों के विषय में स्वीकारोक्ति को सुना और पति ने जब पूछा नैना साहनी अपनी पत्नी से तो उसकी पत्नी ने भी उन संबंधों को स्वीकार कर लिया। नैना साहनी की मृत्यु कारित करने के पश्चात उसके शव को कई टुकड़ों में काट करके और अभियुक्त का ड्राइवर, नौकर, दोनों ले जा करके दिल्ली में ही तंदूर में उसको, जब उसकी बॉडी जलाई जा रही थी, उसके टुकड़े जलाए जा रहे थे। पुलिस बीट वहाँ पे तत्कालीन जो पुलिस टीम थी वह रात में गश्त पे थी। उनको डाउट हुआ, शक हुआ, वह जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे किसी मानव शरीर को जलाया जा रहा है। उन लोगों ने गिरफ्तार किया। पूछताछ पे पाया गया कि यहाँ पर ड्राइवर और ये अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे साक्ष्यों के आधार पर, पूछताछ के आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चार्जशीट के माध्यम, जो चार्जशीट न्यायालय के समक्ष आई, उसमें पाया गया कि ये बॉडी डीएनए टेस्ट हुआ, फोरेंसिक जांच हुई, उसमें इस्टेब्लिश हो गया कि वो जो बॉडी थी वो नैना साहनी की ही थी, वो उसके ही शरीर के कई टुकड़े थे और इन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु कारित की गई थी। और इस आधार पर उस केस को, इसे तंदूर केस के नाम से भी जानते हैं, नैना साहनी मर्डर केस को, इस मामले को ट्रायल कोर्ट के द्वारा, दिल्ली ट्रायल कोर्ट के विचार न्यायालय के द्वारा रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में मानते हुए, विभत्स से विभत्स मामला मानते हुए, विरल से विरलतम मामला मानते हुए अभियुक्त को मृत्युदंडादेश दिया गया, डेथ पेनल्टी दी गई। हाई कोर्ट में अपील किए जाने पर हाई कोर्ट ने भी उसके मृत्युदंडादेश को बरकरार रखा, परंतु अपील किए जाने पर उस मामले को, उसके डेथ पेनाल्टी को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। और यह एक दूसरा महत्वपूर्ण केस है, निर्भया केस के पहले का यह सबसे महत्वपूर्ण मामला है। ऐसे कई मामले हैं जहाँ पे जो मर्डर से रिलेटेड हैं, जिसमें कि न्यायालय ने विरल से विरलतम मामला मानते हुए, ऐसे जेसिका लाल मर्डर केस है। जेसिका लाल नाम की एक महिला की भी हत्या कारित कर दी गई थी। जेसिका लाल मर्डर केस है। तो इन
केस के माध्यम से जो मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि जो हत्या है, मर्डर है, उसकी परिभाषा जो धारा 101 में दी गई है, उसमें 4 तत्व हैं। उन 4 तत्वों के आधार पर किए गए आपराधिक मानववध की हत्या मानते हैं या हत्या नहीं मानते हैं, उसको मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया। और इससे दोनों में आपराधिक मानववध और हत्या में डिफरेंस क्या है, इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लिटमस टेस्ट डेवलप किया, एक सिद्धांत डेवलप किया 1980 में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत प्रतिपादित किया बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज की केस में, उसको भी मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया, जिससे कि आपको सभी छात्रों को मर्डर से संबंधित मामलों में मृत्युदंड दिया जाए या आजीवन कारावास दिया जाए। यह एक टेस्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारत में भारतीय आपराधिक न्याय प्रशासन में मील का पत्थर साबित हुआ है विचार न्यायालयों के लिए। उसके पश्चात जो भी इसके मर्डर के अंतर्गत डेथ पेनाल्टी रिटेन किया जाए या डेथ पेनाल्टी को एबोलिश कर दिया जाए, मृत्युदंड की संवैधानिकता को, यह पेनफुल है या पेनफुल नहीं है, किस केस में कहा गया, मैंने त्रिवेणी बेन की केस को बताया, टीवी वाथीश्वरन वर्सेस तमिलनाडु राज्य की केस को मैंने बताया। यह सारे केस नुपुर शर्मा जो जेसिका लाल मर्डर केस एंड इसके दोनों में अंतर के लिए मैंने आर बनाम गोविंदा केस को आपको हाईलाइट किया। ये सारी सूचनाएं निश्चित रूप से मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के विषय में आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। और इन सभी के अतिरिक्त मर्डर से संबंधित जो उच्चतम न्यायालय के अन्य महत्वपूर्ण केस हैं, उसमें मैं बार बार जैसे रिपीट करता हूँ, मधुमिता शुक्ला मर्डर केस का, दूसरा अभी जो आरसी मर्डर केस है, फिर है नीतीश कटारा मर्डर केस है। ऐसे मर्डर से, हत्या से संबंधित बहुत से ऐसे मामले हैं जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, जिसमें डेथ पेनाल्टी इम्पोज की गई है। अभी हाल ही के वर्षों में जो महाराष्ट्र राज्य बनाम अजमल कसाब का मामला है, जिसमें डेथ पेनाल्टी को एग्जीक्यूट किया गया। फिर उसके पश्चात जितने भी इस प्रकार के रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी के मामले हैं, इंदिरा गांधी हत्या केस, राजीव गांधी हत्या केस, जनरल वैद हत्या केस, ये सब रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में मानते हुए राजीव गांधी हत्या केस, और जहां प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाए, बेअंत सिंह, राज्य के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी जाए, ये सारे मामले ऐसे हैं जो हत्या की ही कोर्ट में आते हैं और मर्डर से रिलेटेड महत्वपूर्ण वाद हैं। और इन सभी मामलों में विचारण न्यायालय के द्वारा इन सभी केस को विरल से विरलतम मामला मानते हुए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रहते हुए अभियुक्तों को डेथ पेनाल्टी दी गई, मृत्युदंडादेश दिया गया। ऐसे ही धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का केस है, जिसमें धनंजय चटर्जी को भी बलासंग रेप करने के दौरान उस पीड़िता को मृत्युकारित करने के लिए धनंजय चटर्जी को भी फांसी की सज़ा दी गई, डेथ पेनाल्टी दी गई। तो ये सभी मर्डर से संबंधित महत्वपूर्ण वाद हैं, जिसको कि मैंने विस्तार से बताने और समझाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से यदि ये सारे केस लॉज और सभी महत्वपूर्ण निर्णय यदि आप ध्यान में रखेंगे, तो मर्डर से संबंधित कोई भी समस्या, कल्पेबल होमिसाइड से संबंधित कोई भी समस्या आप समाधान कर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं आशा उम्मीदों के साथ इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।